चलो मेरे साथ, और अपने घर पर ले गया। अपने रूम के अंदर बरामदा में रहकर पढ़ाई किया और अच्छा ज्ञान प्राप्त किया कि वह शोषित पत्रिका का संपादक बने। उसके पहले और कोई संपादक किसी पत्रिका का संपादक बने थे। अंग्रेजी और हिंदी में बहुत अच्छा उन्हें जानकारी प्राप्त थी। फिर बाद में चल करके शोषित पत्रिका का संपादक बने और समाज में आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए उन्होंने समाज दल का स्थापना किया। और लव कुश के उस समय भी बोलबाला था यूपी के रामस्वरूप वर्मा, जो कुर्मी समाज से आते हैं, और कोयरी समाज से जो आते हैं जगदेव प्रसाद, दोनों का मिलन होता है। उन्होंने वहां अर्जक संघ चलाया करते थे, जिससे कि सामाजिक और सांस्कृतिक में सुधार आ सके, यानी ब्राह्मणवाद का खात्मा हो सके। उसके लिए वह अर्जक संघ भी चलाते थे और साथ ही शोषित दल का स्थापना भी कर रखे थे। जब दोनों का मिलन होता है तो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक राजनीतिक सुधार के लिए एक दल का निर्माण किया। उस समय शायद ये भी एक और था पार्टी, 3 दल मिल करके शोषित समाज दल का निर्माण हुआ। और शोषित समाज दल का निर्माण करने के उपरांत यूपी और बिहार में इतना अच्छा फला फूला कि यूपी में भी रामस्वरूप वर्मा जी मंत्री बने, वित्त मंत्री बने, और जगदेव प्रसाद भी बिजली मंत्री बने, और नहर परियोजना का काम कौन मंत्री, वो भी पर 2 मंत्री के प्रभार में लिए जगदेव प्रसाद जी। और यहाँ जब सरकार बनी शोषित समाज दल का, तो उन्होंने जो नारा गढ़ा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। तो उन्होंने बिहार सरकार में जाते ही जितने भी एसपी, डीएम, कलेक्टर थे, सबों का लिस्ट मंगाया और 90 और 10 का अंतर उन्होंने दिया। 90% शोषितों का बेटा को एसपी कलेक्टर बनाने का काम किया, 10% शोषितों के एसपी कलेक्टर बनाने का काम किया। पहला सब बिहार सरकार में हिस्सा दिलाने का काम किया तो जगदेव प्रसाद ने। वहां वित्त मंत्री जब रामस्वरूप वर्मा जी बनते हैं तो किसानों का जो एमएसपी जो कम रेट में लिया जाता था, तो उन्होंने मीटिंग बुलाया और किसानों का जो सही रेट की बात हुई तो चर्चा हुआ कि भाई इनको कितना रेट दिया जाए। तो रामस्वरूप की जब बारी आई, कोई बोला 10 बढ़ा देते हैं, कोई 20, कोई 50, कोई 100, लेकिन रामस्वरूप वर्मा जी कहें कि बढ़ाने की बात मत कीजिए। खेती बिहार यूपी में 2 तरह से होते हैं, भारत में 2 तरह से खेती होते हैं, एक सरकार के द्वारा, एक किसान के द्वारा। कृषि विभाग के माध्यम से आप लोग भी जानते होंगे खेती होता है, धान गेहूं उपजाया जाता है। तो रामस्वरूप वर्मा जी कहे कि आपके यहाँ जो खुद खेती होता है सरकार के द्वारा, उसका जोड़ लीजिए, जो खर्च आता है वही रेट आप दे दीजिए किसानों को। अब जब जोड़ा गया तो 50 गुना ज्यादा रेट आया, तो कहा कि तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो रामस्वरूप वर्मा जी कहे कि बेईमानी क्यों कीजिएगा, आप उपजाइएगा तो 2000 रुपया धान का खर्चा पड़ता है, और गेहूं का 1600 रुपया, उसको दीजिएगा 1800। ये बेईमानी मत कीजिए। लेकिन रामस्वरूप वर्मा जी के हिसाब से कुछ कम कर करके किसानों को मिला।
जगदेव प्रसाद का आराम स्वरूप वर्मा जी का जो बनाया हुआ सिद्धांत है शोषित समाज दल में, और उसमें जो सदस्य बनने का जो प्रक्रिया है, आपको सुन करके बहुत ताजुब होगा कि पूरे राष्ट्र स्तर पर दो ही ऐसा दल है जिसमें 90% को ही सदस्य और कर्मचारी बनाया जाता है। 90% को ही सदस्य और पदाधिकारी बनाने का काम किया जाता है। और एक तमिलनाडु में DMK, वहां भी वही हाल है। यहाँ स्वर्णों का कोई जगह नहीं है। गरीब स्वर्णों के लिए इसका जो कार्यक्रम बना हुआ है उसमें उसको लाभ मिलेगा। जैसे निःशुल्क शिक्षा, उसमें नारा दिए थे कि चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का संतान, सबको शिक्षा एक समान। कोई भी गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, शिक्षा एक तरह का होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए, तो उसमें सबको लाभ है। उसने कृषि नीति, गन्ना नीति, इंसानी बस्ती, उद्योग नीति, तो शोषित समाज दल का सिद्धांत आज भी अगर लागू हो तो देश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, हर हाथ को रोजगार मिलेगा। आरक्षण का सिद्धांत अगर लागू हो तो ब्राह्मणवाद यहाँ से खात्मा हो जाएगा, क्योंकि शोषित समाज दल का ही उद्देश्य है कि राष्ट्र स्तर पर भारतीय सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ और अमर शहीद जगदेव बाबू को मेरे तरफ से सदा सुमन अर्पित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। इनके बारे में अभी अखिलेश बाबू ने बहुत सारी बातें बताई और वो शोषित वंचितों के लिए तो इनके जो जीवन भर लाइफ यही और पूंजीवाद और को खत्म कर समाजवाद को बढ़ावा देने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। जगदेव बाबू के बारे में क्या तो सही बात है कि 90% 100 में 90 जब हम हैं तो मेरा अधिकार तो होना चाहिए। और आज के जो समय चल रहा है, जो आज के जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या जो हमारे समाज के जो भी प्रतिष्ठित पद पे हैं, या सरकारी हो या गैर सरकारी हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो हमारे समाज जो भी उनका एक था कहना था कि 90% तो नहीं लेकिन थोड़ा वो 60% तो हिस्सेदारी हम लोग को मिल गया, इसमें कोई शक नहीं है। आज किसी भी पार्टी में देखिए तो हमारे ही समाज के लोग एक अध्यक्ष और अच्छे पद पे उनको रखा गया है। और हमको सिर्फ यही कहना है कि भाई जो भी हमारे उस पद पे हैं हमारे समाज को आगे बढ़ाएं और जगदेव बाबू के विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि भाई मैं उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाऊं। आप लोग को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत दुख लगता है इसलिए मैं समझ जाता हूँ आप लोग बोलेंगे। इस जयंती पे जगदेव बाबू को मैं समझ देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं लव कुश के सभी साथियों, आज हम लोग मुसल्लापुर हाट के सौम्या कोचिंग सेंटर में जगदेव प्रसाद का जयंती मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी उपस्थित भाइयों साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं जगदेव प्रसाद को शांति मिले इसीलिए हम लोग जयंती मनाते हैं। वैसे तो उनका जयंती 2 जनवरी को ही मनाना चाहिए था,
लेकिन सरस्वती पूजा के चलते दिन में परिवर्तन करके आज 9 तारीख को रखा गया है। जगदेव बाबू क्या थे यह किसी से छिपा नहीं है। इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पूर्व प्रवक्ताओं ने। मेरा कहना है कि सभी जानते हैं जगदेव बाबू का मूल मंत्र था 100 में 90% हमारा। और जगदेव बाबू सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन चाहते थे समाज में। साथ ही साथ वो अंधविश्वास के विरोधी थे और इसके लिए उन्होंने कार्य शुरू ही किया था कि बीच ही रास्ते में उनको हम लोगों के बीच से अलग कर दिए। जिनके विरोध में जगदेव बाबू ने नारा लगाया था, तो हम लोग आज जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग प्रेरणा लें कि जगदेव बाबू का जो सिद्धांत था उस पर कुछ अमल करें, उसके रास्ते पर कुछ चलें, तो जगदेव बाबू को शांति मिलेगी और समाज में कुछ सुधार होगा। और वो एक क्रांतिकारी नेता थे और वो समाज में परिवर्तन चाहते थे कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो। वो बीजारोपण तो कर दिए, लेकिन उस कार्य को बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। तो हम लोग उनके प्रेरणा को सफल करें। यही आज हम जगदेव बाबू के जयंती के शुभ अवसर पर कहना चाहेंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ।